वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर सीए रोहित श्रॉफ और जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं आपका एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज पेपर नंबर 3। हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कवर कर चुके हैं फ्रॉम 200 सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 500 सीरीज। पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़े ऐसे 700 सीरीज के स्टैंडर्ड्स, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट स्पेसिफिकली ऐसे 710 एंड 720 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल लेवल। बिकॉज फर्स्टली 720 तो इंटर लेवल पे है ही नहीं, तो अगर इंस्टीट्यूट को पूछना है तो ये इसमें से कहाँ पे पूछेंगे, फाइनल लेवल पे ही, जिसमें से अब तक सो फार ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं। बट समवेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े सवाल आएंगे आने वाली थोड़ी अटेम्प्ट्स में, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो इन कंटेक्स्ट ऑफ 710 देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस माय फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंस तक नहीं पता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगानी है, साथ ही साथ उसकी रिपोर्टिंग क्या होगी, एंड एट द एंड उसे याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो डू नॉट वरी माय फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, समझेंगे तो सही, साथ ही साथ जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे दूसरे लेक्चर्स में देख चुके हो कि मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि इसको ऐसे लिखना कैसे है। तो शुरुआत करते हैं विथ SA 710, दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो SA 710 में हम आगे बढ़े और कुछ भी देखे उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स, मैं कुछ भी पढ़ाऊँ उसके पहले मैं आई वुड रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स प्लीज 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 टर्न ऑफ ऑल योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे भाई आपका स्नैपचैट आ गया, किसी ने आपकी इंस्टा पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो आपका पूरा ध्यान वहाँ चला जाएगा। फॉर नेक्स्ट सम टाइम, for next few hours I would request some undivided attention, तो please 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 turn off all your social media notification। तो शुरुआत करते हैं with SA 710। अब SA 710 में सबसे पहले what is a corresponding figure। तो corresponding figure का अगर हम लोग पढ़े, मीनिंग पढ़े, तो क्या दिया हुआ है, comparative information where amounts and other disclosures for the preceding period are included as a part of current period financial statements and are intended to be read in relation to the amounts and other disclosures related to the current period. These corresponding figures are not presented as complete financial statements capable of standing alone, but are integral part. क्या? But are what? Integral part of the current period financial statement intended to be read only in relationship to the current period figures। अब ये क्या कहना चाहते हैं? So let us take an example. What are they trying to say? अब मैं क्या बोलता हूँ by corresponding figure and by corresponding financial statement। अब हम क्या करते हैं, हम comparative statements बना के देते हैं। क्या हम क्या करते हैं भाई, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं, मतलब ये साल के फिगर के साथ हम साथ ही साथ क्या देते हैं, पुराने साल के फिगर्स। सो फॉर एग्जांपल इफ 2021, तो मैं साथ ही साथ में 2020 के भी फिगर्स देता हूँ। तो बस यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। क्या इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो 2021 के साथ साथ अगर मैंने 2020 का भी अगर फिगर दिया तो इसे मैं क्या कह दूंगा भाई, करस्पॉन्डिंग फिगर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ फिक्स्ड एसेट 2021 का इज 200 lakhs एंड 2020 का इज 195 lakhs, तो ये जो मैंने 2020 का फिगर दिया उसी को मैं क्या कह देता हूँ, करस्पॉन्डिंग फिगर। तो कोई बोलेगा कि सर देन व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लेट अस से कि भाई फ्यूचर ग्रुप, क्या भाई फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल मर्ज हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू ऑल नो कि भाई ड्यूरिंग लॉकडाउन मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप, मतलब बिग बाजार, फैशन बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, पैंटलून, सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ में खरीद ली। अब नाउ लेट्स से कि वो लोग का क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मर्जर हो रहा है। तो इन केस ऑफ मर्जर सेबी हमें क्या कहता है कि दोनों के पिछले 5 साल के, क्या दोनों के पिछले 5 साल के, मतलब 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020, 5 साल के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, तो इसे हम क्या कह देंगे भाई, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक साथ जब हम 5 साल के बना के दे रहे हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिर्फ पहले वाले साल का फिगर दिया तो वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग फिगर। बट एक साल मैंने 4 साल 5 साल का बना के दिया तो उसे मैं क्या कह दूंगा भाई, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लेट अस अगेन गो बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग देयर। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स
and other disclosures for the preceding period are included as a part of current period financial statement. मतलब ये साल के financial statement में मैंने पहले वाले साल के amounts डाले हुए हैं, are intended to be read in relation to amounts and disclosure relating to the current period. अरे कोई पहले वाले साल के फिगर्स नहीं देखना चाहता, सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता है, इसलिए हम इसको करंट ईयर के फिगर्स के साथ ही पढ़ेंगे. So this comparative figures are not presented as complete financial statement capable of standing alone, but are integral part of the current period financial statement intended to be read only in relation to current period figures. मतलब ये stand alone नहीं है, मतलब सिर्फ कोई पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं पढ़ना चाहता है, हम इसे पढ़ना चाहते हैं इन कंपैरिजन, इन रिलेशनशिप टू द करंट पीरियड फिगर्स. हम देखना चाहते हैं अच्छा लास्ट ईयर फिक्स एसेट कितने थे, ये साल कितने हैं, अच्छा लास्ट ईयर हमारा एडवर्टाइजमेंट कितना था, ये साल कितना है, लास्ट ईयर हमारा सेल्स कितना था, ये साल कितना है. इसे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स. एंड यस, इसके ऊपर भी एक सवाल छोटा सा आया है कि राइट अ नोट या राइट द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर, तो इसे आपको याद भी रखना पड़ेगा. तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे पॉज किया जाए और एक बार पूरा का पूरा रिपीट किया जाए. वहाँ पे एक पैराग्राफ पे दिया है, मैंने तो आपको इसको इतने हिस्सों में तोड़ के दिया है. तो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग फिगर? इट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन where what amounts and other disclosure of the preceding period क्या किया गया है, are included in the current period financial statements and are intended to be read in relation to the amounts and other disclosures relating to the current period. These corresponding figures are not presented as complete financial statements capable of what standing alone, but are integral part of the current period financial statement intended to be read only in relation to the current period figures. ठीक है, आगे बढ़ते हैं with what is comparative financial statement. So where amounts and other disclosures for the prior period are included for comparison with the financial statement of the current period is nothing but comparative financial statement, but if audited referred to in the auditor's report. ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. भाई हमारी मेन जिम्मेदारी क्या है? अरे एट द एंड तो हमें एज एन ऑडिटर समझना है कि एज पर 710 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है. तो एज पर 710 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है? तो हमारी 4 जिम्मेदारियां हैं. कितनी जिम्मेदारियां हैं? 4 जिम्मेदारी. सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी क्या है? दैट डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द AFRF. क्या भाई? रिक्वायर्ड बाय व्हाट? AFRF. तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इज एज पर द AFRF एंड वेदर द इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड. अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं. उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 चीज़ें करनी पड़ेगी. सबसे पहले देखो कि जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है इट अग्रीज विद द डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड. तो इसलिए आप जब भी ऑडिट पे जाते हो, आप क्या करते हो? पहले वाले साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हो और चेक करते जाते हो, टिक करते जाते हो, अच्छा पहले वाले साल के फिगर्स और डिस्क्लोजर सेम है ना भाई. ठीक है, तो पहले वाले साल की सारी चीज़ें आप क्या कर लेते हो? यहाँ पे चेक कर लेते हो. तो आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि पहले वाले साल के हिसाब से सेम ही है. यहाँ पे भाई पहले वाले साल का अमाउंट और ये साल का अमाउंट चेंज तो नहीं हो गया है. दूसरा, यू आर सपोज टू सी के जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है. ठीक है, क्या देखना है हमें? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है. तो पहले वाले साल में अगर WDB था तो क्या ये साल भी WDB है? पहले वाले साल में SLM था तो भाई क्या ये साल में भी SLM है? तो हमें देखना है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वेदर दे आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड. इसका मतलब ये नहीं भाई कि भाई हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं कर सकते. हम डेफिनेटली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, बट हमें क्या देखना है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपरली अकाउंटेड एंड वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या उसे सही तरह से अकाउंट किया गया है? जैसे आपको पता होगा भाई, अब बच्चे को पता है कि SLM से WDB के ऊपर आते हैं तो इफेक्ट देनी पड़ती है, SLM से क्या WDB पे आने पे इफेक्ट, और WDB से SLM पे आने पे भी हमें क्या करनी पड़ती है? इफेक्ट देनी पड़ती है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है. तो AFRF के हिसाब से है कि नहीं, देखते वक्त 2 चीज़ें देखनी है कि पहले वाले साल के प्रायर पीरियड के जो अमाउंट्स है उसके हिसाब से ही है और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, और नहीं की है तो वेदर द सेम हैज बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड. ठीक है, फिर हमारी सेकेंड जिम्मेदारी क्या होगी? हमें देखना होगा इफ द ऑडिटर, क्या भाई, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ व्हाट पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्या भाई? पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द करंट पीरियड ऑडिट. तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? मेरी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर.
तो मेरा ये साल का ऑडिट करते करते मुझे पता चला कि भाई पहले वाले साल में कुछ तो भी गड़बड़ थी, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में कुछ तो भी गड़बड़ है दया। तो इन दैट केस आई विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई वेदर टू डिटरमाइन मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स लगानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि भाई क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अब भाई यूजुअली तो मैं पहले वाले साल के ऊपर भरोसा करूंगा, बट अगर मुझे लगता है कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, मुझे रिस्क लग रहा है, तो मैं अपनी क्या लगाऊंगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन साइन। अगर समझो पहले वाले साल भी ऑडिटर मैं ही था, क्या इसके पहले वाले साल भी ऑडिटर अगर मैं ही था, तो भाई साथ ही साथ मुझे किसका ध्यान रखना पड़ेगा, SA 560 का। SA 560 अगर याद हो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट, तो सब्सिक्वेंट इवेंट दो हुआ करती थी। एक क्या था, इवेंट्स विच अकर बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑल्सो facts which become known to the auditor after the date of the auditor's report। तो बस ये वही चीज हो गई, the facts which become known to the auditor after the date of the auditor's report। अरे भाई अगले साल is after the date of auditor's report only। तो अगर पहले वाले साल में मैं खुद ही क्या था, ऑडिटर था, और अब एक इवेंट मुझे अभी पता चली है, तो पहले वाले साल के हिसाब से मैं क्या हो जाएगी, ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट। तो इफ द ऑडिटर हैड ऑडिटेड द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शुड ऑल्सो फॉलो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 560। बट अगर समझो मैं पहले वाले साल में नहीं था ऑडिटर, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई पहले वाले साल में जो भी ऑडिटर था उसे ये बता दिया जाए, बिकॉज उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट, और सब्सिक्वेंट इवेंट में उसको अभी कोई मेजर्स लेने पड़ेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बट एटलीस्ट उसे इन्फॉर्म तो किया जाए। तो भाई इन दैट केस वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू डू सो। And lastly, we will obtain what return representations. We'll obtain what return representation. So as required by 580, the auditor shall request return representation for all the periods referred to in the auditor's opinion। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए मैं क्या लूँगा, जो भी पीरियड इंक्लूडेड है हर एक पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूँगा। इनफैक्ट अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है, क्या कोई भी क्या है, अगर एक प्रायर पीरियड आइटम है उसके लिए तो मैं एक सेपरेट क्या लूँगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये थी मेरी 4 जिम्मेदारी। पहले तो देखना है कि AFRF के हिसाब से है कि नहीं, उसके लिए मैं देखूंगा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, और अकाउंटिंग पॉलिसी सही से अप्लाई की गई है कि नहीं। फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग ने बोला कि अगर मुझे कोई भी क्या लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्या लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा टू ऑब्टेन व्हाट साई। फिर अगर मैं ही पहले वाले साल में ऑडिटर था तो मैं SA 560 भी यूज़ करूंगा, और साथ ही साथ एज पर SA 580 मैं क्या ऑब्टेन करूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी क्या थी, इन शॉर्ट एंड इन क्रक्स हमारी ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर समझो SA 710 आता है और आपको पूछा जाता है कि आपकी ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, तो बस यही 4 चीज़ों के बारे में लिख के आना है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स who struggle on what exactly to write here। तो इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि 4 चीज़ें लिख के आनी, सिंपल दिमाग में रखो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। उसके लिए देखो कि भाई क्या बराबर से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, प्रायर पीरियड के अमाउंट्स और ये साल के अमाउंट सही है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग ने सही तरह से लगाई है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि भाई कोई पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, क्या लगाओ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। साथ ही साथ ऑब्टेन करो साई के भाई कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गई। अगर हम लोग ही क्या थे पहले वाले साल के ऑडिटर, SA 560 यूज़ करो, एंड मैनेजमेंट के पास से क्या ऑब्टेन करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर SA 580। ठीक है, अब ये क्या था, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, हमारा ऑडिट प्रोसीजर। अब हमें क्या देखना है, अगर प्रीवियस रिपोर्ट कंटेन्स व्हाट, अ क्वालिफिकेशन। तो पहले वाले साल के रिपोर्ट में एक क्वालिफिकेशन था, चाहे आपने दिया हो या किसी और ऑडिटर ने दिया हो, पर पहले वाले साल के रिपोर्ट में क्या है, एक क्वालिफिकेशन है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर माय फ्रेंड्स। इसके ऊपर चांद तारे चंदा मामा बना लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रश्न आने की संभावना है, बिकॉज़ दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अब 2 चीज़ें हो सकती है कि अगर आप ही ऑडिटर थे तो पहले वाले साल में when the auditor's report on the prior period as previously issued included a modified opinion, क्या included what, a modified opinion। ठीक है, तो पहले वाले साल में क्या जा चुका है, एक modified opinion, and the matter giving rise to the modification is resolved and properly accounted and disclosed in the financial statement in accordance with AFRF। तो पहले वाले साल में हमने क्या दिया था, एक मॉडिफाइड ओपिनियन, और जिस भी कारण के वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो मैटर रिजॉल्व हो चुका है,
उसे सही से अकाउंट कर लिया है, उसे सही से डिस्क्लोज कर लिया है। फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? पहले वाले साल में मॉडिफिकेशन था, उसे रिजॉल्व कर दिया गया, तो दिक्कत क्या है? तो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड नीड नॉट, क्या भाई? नीड नॉट रिफर टू द मॉडिफिकेशन। मतलब मुझे वो मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी मेंशन, उसका जिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट whereas when the auditor's report on the prior period as previously issued included a modified opinion and matter giving rise to the modification is unresolved, see यहाँ पे क्या हो चुका था? वो resolved, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं भाई? It is unresolved, then in that case the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statement। तो भले ये साल में कोई भी गलती नहीं है, पर लेकिन जस्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर का चीज अब तक भाई उसे रिजॉल्व नहीं किया गया है, मतलब मेरे समवेयर करस्पॉन्डिंग फिगर्स में अभी भी मिसस्टेटमेंट है, और करस्पॉन्डिंग फिगर्स में मिसस्टेटमेंट है मतलब मेरे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मिसस्टेटमेंट है, तो मैं ये साल का भी ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रायर पीरियड। समझ रहे हो? तो अगर जो भी मॉडिफिकेशन किया था, अगर वो मैटर रिजॉल्व हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यू नीड नॉट रिफर टू द मॉडिफिकेशन। बट अगर वो रिजॉल्व नहीं है, क्या भाई? अगर वो रिजॉल्व नहीं है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज रिपोर्टिंग, ठीक है? तो ये रिपोर्टिंग को भी मैंने आपके लिए क्या किया है, थोड़े हिस्सों में बांटा है कि आप इजीली इसे समझ सको। So when comparative financial statements are presented, the auditor's opinion shall refer to each period for which the financial statements are presented and on which the audit opinion is expressed। तो जितने भी पीरियड है वो सारे के सारे पीरियड के ऊपर इन अ वे हम क्या दे रहे हैं भाई? अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर समझो करस्पॉन्डिंग फिगर्स भी है तो इन अ वे हम उसके ऊपर भी क्या दे रहे हैं? अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सेकेंडली, if the auditor obtains a material audit evidence that a material misstatement in the prior period of financial statement on which unmodified opinion has been previously issued, मतलब पहले वाले साल में एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन गया था, मतलब ये कहा गया था भाई एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, और अब हमें सबूत मिला है कि अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। क्या भाई? अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले द ऑडिटर शैल वेरीफाई whether the misstatement has been dealt with as required by the AFRF। क्या उसको सही तरह से प्रेजेंट किया गया है? क्या सही तरह से अकाउंट किया गया है? क्या सही तरह से डिस्क्लोज किया गया है? ठीक है, तो भाई क्या सही तरह से इट इज बी प्रेजेंटेड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज? तो जो भी मिसस्टेटमेंट थी क्या उसको सही तरह से डील कर लिया गया है? अगर उसे सही तरह से डील नहीं कर लिया गया है तो अब मैं क्या करूंगा? आई विल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और अ एडवर्स ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भले देखो मिसस्टेटमेंट किसके लिए है, किसमें है? पहले वाले साल में है, बट फिर भी मैं क्या दूंगा? एक मॉडिफाइड ओपिनियन, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स। क्यों यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं बोला? क्योंकि भाई सबूत है हमारे पास। अरे ऐसे 705 आप कर चुके हो, हमारे पास या तो सबूत है या तो सबूत नहीं है, यहाँ पे सबूत है हमारे पास। तो अगर इफ इट इज मटीरियल एंड परवेसिव तो एडवर्स, इफ इट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड। तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। कोई बोलेगा अरे सर ये तो पहले वाले साल का है, ये साल का क्यों ऑडिट करने का? अरे पहले ही वाले पॉइंट में क्या बोला? मैं ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूँ सारे पीरियड्स के ऊपर विच आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले वाले साल में भी अगर मिसस्टेटमेंट है तो मुझे अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई। हाँ, अगर ये लोग ने सही तरह से इसे डील कर लिया होता, मतलब सही तरह से प्रेजेंट किया, अकाउंट किया, डिस्क्लोज किया, तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करता। पर ये लोग ने नहीं किया, इसलिए मुझे अपना ओपिनियन भी क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर समझो इफ द प्रीवियस ईयर, क्या इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय हुम द प्रेडिसेसर ऑडिटर, मैंने नहीं किया था, तो ये सारी चीज मैं क्या करूंगा? मेरे अदर मैटर पैराग्राफ में लिखूंगा। अदर मैटर पैराग्राफ भी हम 706 में भाई कर चुके हैं पहले। तो भाई जब भी मेरे को तीन चीज़ों के बारे में बताना है, याद करो कौन सी तीन चीज़ों के बारे में? ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है? ठीक है भाई, ये कोई भी चीज़ के ऊपर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑडिट, ये तीन चीज़ के बारे में अगर मेरे को कोई भी चीज़ बतानी है तो मैं कहाँ पे बताता हूँ? एज पर SA 706 अदर मैटर पैराग्राफ में। तो यहाँ पे प्रीडिसेसर ऑडिटर था, मैंने ऑडिट नहीं किया है, तो ऑडिट किसी और ने किया था पहले वाले साल में, तो मैं इसको कहाँ पे लिख सकता हूँ? अदर मैटर पैराग्राफ में। तो ऑडिटर इज परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो, द प्रीडिसेसर, the auditor is permitted by law and regulation to refer to the predecessor's report on the corresponding figure and decides to do so, the auditor shall state
इन द अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर वो करना चाहे तो कहाँ पे लिखेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में। वहां पे वो क्या लिखेगा, 3 चीजें लिखेगा। सबसे पहले दैट द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। साथ ही साथ वो क्या दे देगा भाई, द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, कि उसने कौन से तरीके का ओपिनियन दिया था, क्या एक क्वालिफाइड था, क्या वो एडवर्स था, क्या वो डिस्क्लेमर था, क्या वो अनमॉडिफाइड था। ऑल्सो अगर एक मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉडिफाइड ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो उसके कारण क्या थे, वो रीजंस भी वो लिखेगा उस अदर मैटर में, एंड साथ ही साथ क्या दे देगा, डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। तो अगर समझो भाई अदर मैटर में लिखना चाहता हूं तो मैं 3 चीजें लिखूंगा कि भाई प्रायर पीरियड का किसने ऑडिट किया है, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया है, कौन से तरीके का टाइप का रिपोर्ट था, और अगर मॉडिफाइड दिया है तो क्या कारण थे कि क्यों मॉडिफाई किया था, और साथ ही साथ मैं क्या लिख के आऊंगा, डेट ऑफ दैट रिपोर्ट एज वेल। इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड एट ऑल। ठीक है, हम लोग ने इसके पहले वाले पॉइंट में बोला इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड, अब हम बोल रहे हैं इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड। तो वापस मैं इसको कहां पे बोल सकता हूं भाई, इन अदर मैटर पैराग्राफ, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर अनऑडिटेड। बट अगर मैं ये लिख देता हूं अदर मैटर पैराग्राफ में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर अनऑडिटेड, मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा कि प्रायर पीरियड में कोई भी गलती हुई तो अब मेरी गलती नहीं है भाई, कुछ पहले वाला साल का तो ऑडिट ही नहीं हुआ था। नहीं, such a statement does not relieve the auditor of the requirement to obtain sight that the opening balances do not contain a misstatement that materially affect the current period financial statement। अरे इसलिए तो याद करो भाई, SA 510 में हम क्या चेक करते थे, ओपनिंग बैलेंसेस, जहां पे हम क्या कर रहे थे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, याद है उसमें 2 चीजें थी, तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड, या तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, डज नॉट मीन क्या भाई पहले ऑडिट नहीं हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आई विल हैव टू ऑब्टेन साई कि ओपनिंग बैलेंसेस सही है एंड दे आर नॉट अफेक्टिंग द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या था भाई, रिपोर्टिंग। क्या ये हमारा क्या था, रिपोर्टिंग। हम आगे बढ़े उसके पहले एक बार लेट अस जस्ट ब्रिस्कली रिवाइज के रिपोर्टिंग में हम लोग ने क्या बोला कि जितने भी पीरियड है हम सारे के सारे रिपोर्ट सारे पीरियड के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे पास ऑडिट एविडेंस है कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है और पहले वाले साल में क्या दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो भाई देखो क्या सही तरह से डील कर लिया गया है। डील नहीं किया है तो तुम अपना ओपिनियन क्या करो भाई, मॉडिफाई करो। तीसरा, अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया था पहले वाले साल में तो मैं इसको अपने अदर मैटर पैराग्राफ में लिख सकता हूँ। 3 चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ कि भाई प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया था, कौन से टाइप का ओपिनियन दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था तो उसके कारण क्या थे, एंड लास्टली द डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। और उसके बाद हम लोग ने बोला कि अगर समझो पहले वाले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ में लिख सकते हैं उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, तो इन दैट केस वी विल हैव टू डू व्हाट, वी विल हैव टू ऑब्टेन साई के ओपनिंग बैलेंसेस सही है। तो ये क्या था हमारा डिस्कशन ऑन रिपोर्टिंग। विद दिस वी आर डन विद आवर डिस्कशन ऑफ SA 710। बट क्या कोई भी ऐसे हमारा समाप्त होता है जब तक हम उसके क्या नहीं देखते हैं, थोड़े से पास्ट क्वेश्चन। सो लेट अस go through the past questions that have been asked in SA 710. So question number 1, what is the auditor's responsibility in case of corresponding figures? तो हम auditor's responsibility सीख चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। So we have already covered that answer. सारे के सारे questions in fact यहाँ पे हमारे notes में covered है। Question number 2, the audit report of P Limited for the year 18-19 contained a qualification regarding the non-provision for doubtful debts as the statutory provision of the company for the year ended 2019-20, how would you report if the company does not make a provision for the doubtful debts? अरे अगर वो लोग ने नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, ये साल का रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइड या एडवर्स, एंड द कंपनी मेक्स एन एडिक्वेट प्रोविजन। तो अगर प्रोविजन करता है तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, it was observed from the modified audit report of the financial year of the financial statement of AS Limited for the year ended 31st of March 19 that the description of 2.5 crores for the year 18-19 had been charged off to the statement of P&L instead of including it in the carrying value of asset under construction.
State in relation to the audit report for the year 31st of March 20 whether such modification in the previous year audit report would have any implication for the current year and if yes how would you deal with in your audit report. तो बस यहाँ पे वही लिखना है कि अगर समझो matter giving rise to the modification is resolved तो we need not mention the same, but however the same is not resolved then we will have to modify our opinion in context of the current period financial statement. So with this we are done with SA 710 my friends. तो कोई भी शक है कोई भी सवाल है तो प्लीज 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 हमारे डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म के ऊपर आइए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. तो मिलते हैं, शुरुआत करते हैं इनफैक्ट अगले स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज आवर SA 720. स्टार्ट कर रहे हैं SA 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन. ये लास्ट स्टैंडर्ड है माय फ्रेंड्स SA 700 सीरीज का और इसके बारे में एक छोटी सी चीज हमने देखी थी व्हाइल वी वर स्टडीइंग द ऑडिट रिपोर्ट इन SA 700 जहां पे हम बेसिक एलिमेंट्स कर रहे थे. वहां पे भी अदर इंफॉर्मेशन जैसी चीज आई थी जब हमने बोला था कि इसको हम कहां पे पढ़ेंगे SA 720 में. तो आ गया है वो समय माय फ्रेंड्स जहां पे हम स्टार्ट करें SA 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द अदर इंफॉर्मेशन. अब ये जो स्टैंडर्ड है माय फ्रेंड्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिफोर आई मूव अहेड विद द स्टैंडर्ड why it gets very very important, two main reasons, ठीक है. एक तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बात करूं तो भाई ये इसमें से अब तक कोई सवाल नहीं आया है. सो फार फ्रॉम SA 720 क्वेश्चन हैव नॉट बीन आस्क्ड. तो कोई बोलेगा सर आएगा ही नहीं, अरे ये क्या मेरा 12th स्टैंडर्ड का इको का पेपर है कि भाई अगर चैप्टर नंबर 9 में से कुछ पूछा नहीं तो मैं चैप्टर नंबर 9 को छोड़ दूं. नहीं, अगर नहीं पूछा है अब तक तो अब इसमें से आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है. सेकेंड, अगर प्रैक्टिकली बात करूं ना तो समवेयर ऐसे 720 के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है. तो हम जब स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी. एंड यू ऑल आर लाइक आई सेड जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो जब आप मार्केट में स्टेप करोगे और जब भी किसी एंटिटी का ऑडिट करोगे, एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करोगे, तो उस सिनेरियो में अगर आपको 720 का नॉलेज नहीं होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें जब ये प्रैक्टिकल यूज में डालना होगा तब हमें 720 का नॉलेज होना जरूरी है. एंड लाइक आई सेड एग्जाम में भी पूछा नहीं है तो देयर आर वेरी 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 ब्राइट चांसेस कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम होके आपके एग्जाम में आ सकता है. अब व्हाट इज SA 720? मेनली अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं ना तो क्या है ऑब्जेक्टिव? It is to consider whether there is a material inconsistency between what? Between the other information. अरे between what the other information, ठीक है. तो other information and किसके बीच में? Financial statement and the auditor's knowledge obtained in the audit, ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो other information एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटर का जो नॉलेज है उसके बीच में क्या है भाई? मटीरियल इनकंसिस्टेंसी. क्या है भाई उसमें? मटीरियल इनकंसिस्टेंसी. साथ ही साथ to respond appropriately when the auditor identifies such material inconsistencies appear to exist or when the auditor otherwise becomes aware of the information appears to be materially misstated. मतलब पहले हमें यह देखना है क्या मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है. क्या देखना है? whether there is a material inconsistency. फिर बाद में हम क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसी कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर करती है या एग्जिस्ट करती है तो उसके कंटेक्स्ट में ऑडिटर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है? एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस SA. तो 3 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. कितनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 3. कि भाई कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है किसके बीच में? अदर इंफॉर्मेशन के बीच में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स नॉलेज. साथ ही साथ भाई जो भी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है, क्या है भाई? मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है, अगर अपीयर कर रही है तो ऑडिटर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है एंड लास्टली के इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हमें कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है. पर आई नो आप सबके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा है कि सर ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है. स्टैंडर्ड का नाम में भी अदर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं whether there is a material discrepancies between what other information and financial statement. तो सर what is other information? Yes, before we move ahead we will have to go through some basic concepts. उसमें सबसे पहला तो क्या है भाई? हमारा अदर इंफॉर्मेशन. तो ये डेफिनेशन हमको क्या कहता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन व्हाट? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडेड इन द एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट. अब अगर हम एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट की बात करें, अब कोई भी एनुअल रिपोर्ट उठा लो, ठीक है, जियो का उठा लो, HUL का उठा लो, कोई भी एनुअल रिपोर्ट अगर हम उठाए तो उस एनुअल रिपोर्ट में मेरे को बताओ सिर्फ और सिर्फ क्या? सिर्फ और सिर्फ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट होता है? नहीं भाई, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अबाउट द कंपनी होता है, हमारा विजन मिशन होता है, फिर बाद में डायरेक्टर्स के रिपोर्ट होते हैं, फिर बाद में काफी सारे और स्टैटिस्टिक्स दिए होते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप जियो का, अगर फॉर एग्जांपल जियो का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो वो होगा अराउंड 400 पेजेस का। बट अगर वो 400 पेजेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट देखने जाओगे तो हार्डली होगा 50 पेजेस का। पर वो 50 पेजेस को छोड़ के बाकी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। क्या वो सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर रेफरेंस हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट कवर दिस कंसेप्ट एंड देन एक बार के लिए हम क्या करेंगे, ऑडिट एक एनुअल रिपोर्ट खोल के भी देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर रिपोर्ट और कौन सी चीज आती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, जो भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मैं सिर्फ फाइनेंशियल डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नॉन फाइनेंशियल भी डेटा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? अदर इंफॉर्मेशन। सो इन अ शॉर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के और जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? अदर इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे? अदर इंफॉर्मेशन। सो अब ये अदर इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मेरे को बताओ, हम जब ऑडिट करते हैं हम अपना ओपिनियन तो किसके ऊपर देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अरे किसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देते हैं। बट लेकिन साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट जब यूजर्स को जाता है तो यूजर्स को भाई सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी मिलता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर समझो उसमें मिसस्टेटमेंट है, क्या अगर उसमें मिसस्टेटमेंट है तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एसए 720 में कि भाई अदर इंफॉर्मेशन जो है अगर वो गलत दी है तो क्या ऑडिटर को उसमें कुछ करना है कि नहीं करना है। तो आई होप अभी आपको समझेगा व्हाट आर वी ट्राइंग टू से यार। नाउ व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? तो मिसस्टेटमेंट क्या होगा भाई? अ मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट when the other information is incorrectly stated. Okay, when the other information is incorrectly stated or otherwise misleading, including because it omits or obscures information necessary for proper understanding. मतलब मिसस्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मिसलीडिंग है, ठीक है, इनकरेक्टली स्टेटेड है या पार्टली ओमिटेड है, वो सारी चीज को हम क्या कहेंगे भाई? मिसस्टेटमेंट। क्या कहेंगे भाई? मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या देखना है? इन केस ऑफ एसए 720 अदर इंफॉर्मेशन और उसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। ठीक है, सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, 1920 का हम लोग ये क्या देख रहे हैं भाई? एनुअल रिपोर्ट। तो अगर हम देखें इस एनुअल रिपोर्ट में क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? नहीं। अगर हम देखें तो भाई देखो ये रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। रिलायंस एट ए ग्लैंस, key performance indicators, letter to the shareholders or board of directors, नए इंडिया का नया जोश, जियो प्लेटफॉर्म्स, कोविड-19 रिस्पॉन्स, अप्रोच टू ईएसजी, रिलायंस फाउंडेशन, अवार्ड्स एंड एक्लेड्स, कंपनी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस अश्योरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर यहाँ पे आते भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर शेयर होल्डर्स। तो समझ लो यहाँ पे भाई सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? नहीं, यहाँ पे भाई बाकी सारी चीजें भी होती है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जाके हमारा क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पर उसके पहले और कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे माय फ्रेंड्स? अदर इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अगर समझो यहाँ पे हम जाते हैं इन केस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अगर समझो यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट है, क्या है भाई? यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है। समझो हमको बताया गया है कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 44,324 करोड़। बट लेकिन भाई हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स दिया है वो यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो इसको हम क्या कहेंगे? मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? तो ये अदर इंफॉर्मेशन हो गए। तो जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है, फिर कंज्यूमर मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, तो हम लोग को फॉर एग्जांपल हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जियो के सब्सक्राइबर्स फॉर एग्जांपल कम है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 200
मिलियन है, पर जबकि यहाँ पे बताया गया है 287.5 मिलियन। तो भाई देखो हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग हो सकता है, या तो ऑडिटर्स के नॉलेज के हिसाब से भी अदर इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकती है मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर के नॉलेज के हिसाब से जियो के सब्सक्राइबर कितने थे 200 मिलियन, पर यहाँ पे बताया 387.5 मिलियन। तो हो सकता है या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, या तो फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है भाई गलत है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी भाई, अदर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कोई भी चीजों में अगर समझो मिसस्टेटमेंट है, समझो ही इज नॉट अ डायरेक्टर एनी मोर, और यहाँ को डायरेक्टर के नाम दे दिया है और ऐसी सारी चीजें हुई है, तो हम क्या कहेंगे भाई देयर इज अ मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। सो ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताना चाहता था कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है। तो एनुअल रिपोर्ट में हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ऑडिटर रिपोर्ट होता है, उसको छोड़ के जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं माय फ्रेंड्स, अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो लेट अस मूव अहेड। सो नाउ यू नो व्हाट इज अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग ने साथ ही साथ देख लिया है एक हमारा ऑडिट रिपोर्ट जिसमें हम लोग एक एनुअल रिपोर्ट जिसमें हम लोग ने देखा कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट और ऑल्सो कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन होती है। अब आता है हमारे आंसर का मेन हिस्सा। क्या अब आता है हमारे पूरे आंसर का स्टैंडर्ड का मेन हिस्सा, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि हमारी ऑडिट प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, वी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट। अरे हम क्या करेंगे, डिस्कस विद द मैनेजमेंट व्हिच डॉक्यूमेंट्स comprises the annual report and the entity's planned manner and timing of issuance of such documents। मतलब भाई एनुअल रिपोर्ट में हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले हैं, ऑडिट रिपोर्ट आने वाला है, पर इसको छोड़ के और कौन से डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई एट द सेम टाइम एंटिटी का क्या है प्लान मैनर एंड द टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं आई एम जस्ट ऑब्टेनिंग एन इंफॉर्मेशन कि अदर इंफॉर्मेशन में और क्या क्या आ सकता है। As soon as I have done that, तो मैं देखूंगा whether auditor shall make an appropriate arrangement with the management to obtain a timely manner if possible prior to the date of auditor's report। मतलब अब मैं क्या कहूंगा मैनेजमेंट को कि ठीक है चलो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप आपके एनुअल रिपोर्ट में देने वाले हो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट दूं, क्या दूं मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट दूं, वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को दे दीजिए, तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी ही गो थ्रू कर लूं, ठीक है। तो भाई मेरे को बाद में कोई ऑडिट प्रोसीजर लगानी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने पहले स्टेप में क्या किया, मैनेजमेंट को पूछा ऑडिट रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट में और कौन सी चीजें देने वाले हो, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में पता चला ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं। अब मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये जो सारी चीजें हैं मेरे को ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले ही दे दो, तो मैं पहले ही गो थ्रू कर लूं ना यार, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पहले रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं भाई, पहले दे दो। बट काफी सारे सिनेरियोज में इट विल नॉट बी पॉसिबल कि ऑडिट रिपोर्ट तक ये सारी चीजें दे दे, ठीक है। तो व्हेन सम और ऑल सच डॉक्यूमेंट्स डिटरमाइन इन ए, ठीक है, मतलब यहाँ पे विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल द आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस सिनेरियो में हम क्या कहेंगे पता है, हम उनसे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। क्या मांगेंगे, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि आप हमें क्या दोगे पता है, फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू गिव इट टू द थर्ड पार्टी। अरे मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने बोला एनुअल रिटर्न में आने वाले हैं, पहले तो हमने क्या बोला ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ही दे दो। अच्छा अगर ऑडिट रिपोर्ट होने से पहले कोई भी कारण के वजह से नहीं दे पाए, तो आप इसका जो फाइनल वर्जन है, ठीक है, क्या है भाई फाइनल वर्जन है, काफी बार रिविजन्स होते रहते हैं, एडिटिंग होते रहता है, तो जो फाइनल वर्जन है वो आप ऑडिटर को दोगे, बट वो ऑडिटर को कब दोगे, prior to its issuance by the entity such that auditor can complete the audit procedures required by this essay। मतलब आप लोगों को, जनता को नहीं दोगे, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को नहीं दोगे, पहले मेरे को दोगे, तो मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी ये स्टैंडर्ड के अंदर मतलब ऐसे 720 के अंदर मेंशन की गई है वो सारी मैं ड्यूटीज को क्या कर सकूं भाई, फुलफिल कर सकूं, तो आप मेरे को पहले देना। तो ये इस चीज के लिए हम क्या कर लेंगे भाई, मैनेजमेंट के पास से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कौन से ऐसे के हिसाब से, ऐसे 580 के हिसाब से। रीजन क्या है, मैनेजमेंट बाद में मुकर नहीं जाना चाहिए, अरे मैंने कब बोला था कि मैं तेरे को दूंगा, पहले ही रेडी था, तू देख लेता।
इसलिए हम मैनेजमेंट से क्या मांग रहे हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वापस एक बार, ये ऑडिट प्रोसीजर आपके दिमाग के अंदर छप जानी चाहिए, क्योंकि लाइक आई सेड अब तक कोई सवाल आया नहीं है, तो जब सवाल भी फ्रेम किया जाएगा तो बेसिक सा शायद किया जाएगा कि ऑडिट प्रोसीजर इस कंटेक्स्ट में क्या होगी, तो आपको ये चीज दिमाग में एकदम बस जानी चाहिए। तो पहले आपने 720 में उतरते ही क्या किया, मैनेजमेंट को पूछा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट है जो एनुअल रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरे को बताओ। फिर हमने कहा कि भाई मेरा ऑडिट रिपोर्ट बने, अगर पॉसिबल हो तो उसके पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो मैं अपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है अंडर एसए 720 उसको लगा देता हूं। अगर समझो नहीं दे पाते हो, ठीक है, इन सम सर्कमस्टेंसेस या तो थोड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए या तो सारे ही नहीं दे पाए, तो ठीक है, आप मेरे को एक क्या दे दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि आप मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइनल वर्जन दोगे। कब दोगे भाई, बाकी सबको इश्यू होने से पहले, क्योंकि मैं इसके ऊपर अपनी क्या लगा सकूं, ऑडिट प्रोसीजर्स एज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमने किया 3 चीजें। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, टू कंसिडर, ये सारी चीजें हम मांग क्यों रहे हैं, ठीक है, टू कंसिडर वेदर देयर इज व्हाट, ये ऐसे 720 में हमें देखना क्या है, ऑब्जेक्टिव में हम स्टार्टिंग में देख चुके थे, इसका सेम कॉपी पेस्ट है। टू कंसिडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट। ठीक है, तो ये ऐसे 720 में हमें सिर्फ ये जानना है कि जो अदर इंफॉर्मेशन कहता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है। ठीक है, अगर समझो इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब उसे डाउट है कि भाई शायद मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ही विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। क्या, ही शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स टू कंक्लूड। वो क्या करेगा, ही विल परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो क्या कंक्लूड करना चाहेगा, सबसे पहले अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। ठीक है, कि भाई जो अदर इंफॉर्मेशन है उसमें एक मिसस्टेटमेंट है, वाइज वर्सा भी हो सकता है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, मतलब अदर इंफॉर्मेशन सही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत था। क्या, अदर इंफॉर्मेशन सही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत था। मतलब फॉर एग्जांपल हमको बताया गया कि भाई हमारे कितने, समझो जियो की अगर हम बात करें, तो भाई वहां पे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि जियो ने इस साल इतने टावर्स डाले हुए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई जब हम फिक्स्ड एसेट और सब सारी चीज कर रहे थे तो हमने वो सारे टावर्स देखे ही नहीं है, हमको पता ही नहीं गया था कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट में भी, इस पर्टिकुलर एरिया में भी टावर्स है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो। ठीक है, तो एक कहां हो सकता है भाई, अदर इंफॉर्मेशन शायद गलत हो सकती है, बिकॉज काफी बार कंपनीज क्या करती है, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने आप को भाई एकदम बोला ना, एकदम ऊंचा बताने के लिए, थोड़ा शान पट्टी करने के लिए एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोलती है। ठीक है, तो वो हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में मिस्टेक हो, बट वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि अदर इंफॉर्मेशन में नहीं, पर कहां पे मिस्टेक हो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। या तो फिर लास्टली ऑडिटर को लगेगा कि भाई जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग था ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या लग रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग था उसका ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसी को क्या कर देना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया था, ओके, सबसे पहले हम लोग ने पूछा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनुअल रिपोर्ट में आएंगे। फिर हम लोग ने वो लोग से क्या रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे ऑडिट रिपोर्ट होने के पहले दे दो ना भाई, तो मैं सारी प्रोसीजर्स खत्म कर देता हूं। अगर नहीं हो पाए, ठीक है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स, तो हमने बोला ठीक है बाद में देना, पर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि तू मेरे को फाइनल डॉक्यूमेंट देगा बाकी लोगों को देने से पहले, कि मैं इसके ऊपर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकूं। अरे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना चाहता हूं मैं, देखना चाहता हूं कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट। ठीक है, अगर फिर उसके बाद मेरे को लगता है मेरी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के एज पर एसए 720 कि देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी व्हिच अपीयर्स, तो भाई मैं अपनी और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा। आई विल आल्सो डिस्कस विद द मैनेजमेंट, और अदर प्रोसीजर्स लगा के मैं क्या कंक्लूड करना चाहूंगा कि अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, कि मेरे को एंटिटी का भाई जो भी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग था उसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर समझो ऑडिटर को लगता है कंक्लूड्स दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट
द मैनेजमेंट टू करेक्ट द अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर समझो हमें लगता है कि भाई देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, कहां पे एग्जिस्ट करता है, अदर इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में। तो अब यहां पे ऑडिटर क्या करेगा भाई, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप करेक्ट करो। तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैनेजमेंट अग्री करेगा या तो मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगा। तो अगर मैनेजमेंट अग्री करता है तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन द करेक्शंस हैव बीन मेड, मतलब अच्छे बच्चों की तरह मैनेजमेंट बोला हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई तो कोई नहीं ना, अब हमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है कि क्या मैनेजमेंट ने ये अपनी गलती सही तरह से करेक्ट की है कि नहीं की है। बट अगर समझो मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, क्या अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो ऑडिटर अब किसके पास जाएगा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएगा। अब मैनेजमेंट बोलेगा, भाई ऑडिटर बोलेगा देखो मैनेजमेंट तो कर नहीं रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट थी और उस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा, पर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए टीसीडब्ल्यूजी अब मैं तेरे पास आया हूं, जब तेरा बच्चा नहीं कर रहा है तब मैं बाप के पास आया हूं, टीसीडब्ल्यूजी हमें इससे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि अगर, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हमने देखी इसके पहले, या तो अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या तो फिर भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या तो ऑडिटर कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन इस एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट। तो उसमें से जो पहला कंडीशन था, ए वाला कंडीशन था, हमने यहाँ पे उसके बारे में बात की कि अदर इंफॉर्मेशन में अगर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट होती है तो भाई हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि उसको क्या करो भाई, करेक्ट करो। तो दो चीजें हो सकती है, मैनेजमेंट करेक्ट करेगा या तो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट कर लिया तो हमें सिर्फ ये देखना है, वी जस्ट हैव टू असेस वेदर द करेक्शन हैज बीन मेड। बट अगर रिफ्यूज करेगा तो अब मैं किसके पास जाऊंगा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस। तो अब तक हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने बोला भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर हमने बोला पहले ही दे देना भाई, ठीक है डॉक्यूमेंट्स पहले ही दे दे ऑडिट रिपोर्ट के पहले, तो मैं पहले ही लगा दो ऐसे 720 के प्रोसीजर्स। अच्छा, काफी बार सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो ठीक है, हमने मैनेजमेंट को बोल दिया एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि सारे फाइनल डॉक्यूमेंट्स तो हमको देगा, ठीक है, बिफोर इशूइंग टू द थर्ड पार्टी, कि हम लोग उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर क्या लगानी, हमें सिर्फ देखना है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं है अदर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी के बारे में। फिर अगर समझो ऑडिटर को लगता है कि नहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकता है तो वो क्या करेगा, ही विल डिस्कस विद द ऑडिट मैनेजमेंट एंड ही विल आल्सो परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स टू कंक्लूड व्हाट, कि मिसस्टेटमेंट किधर है, अदर इंफॉर्मेशन में है, फिर मिसस्टेटमेंट किधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, या तो फिर उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट को शिफ्ट क्या करना पड़ेगा भाई, अपडेट करना पड़ेगा। बट अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है, क्या ऑडिटर कंक्लूड करता है अदर प्रोसीजर्स लगाने के बाद कि ये मिसस्टेटमेंट कहां पे थी भाई, अदर इंफॉर्मेशन में थी, तो अब वो मैनेजमेंट को क्या बोलेगा कि भाई मैनेजमेंट अदर इंफॉर्मेशन में गलती है, उसे करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट या तो करेगा या तो नहीं करेगा, करेगा तो अच्छी बात है, हम सिर्फ चेक कर लेंगे किया कि नहीं। बट अगर नहीं करेगा, अगर बच्चा नहीं करेगा तो हम जाएंगे किसके पास, उसके बाप के पास। तो हम अब किसके पास चले जाएंगे, दोष चार्ज विद गवर्नेंस के पास। आगे, अब अगर if the auditor concludes that a material misstatement exists in the other information obtained prior to the date of the auditor's report, ठीक है, ये कब है भाई, prior to the date of the auditor's report, and the other information is not corrected after communicating with TCWG, the auditor shall take appropriate actions। मतलब हमको अपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले हमने बोला था ना मैनेजमेंट को कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमें ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही दे दे, उसने दे दिए थे। हमने अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाने पे ये कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, कहां पे मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, अदर इंफॉर्मेशन में। तो हमने क्या किया था भाई, मैनेजमेंट को बताया था, डिस्कस किया था और मैनेजमेंट को क्या बोला था, करेक्ट करो। दो चीजें थी, करेक्ट किया या तो नहीं किया। अगर नहीं किया तो हमने किसको बताया था, टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को बताने के बाद भी अभी भी कोई चीज कंक्लूड नहीं हुई है, अभी कोई भी चीज करेक्ट नहीं हुई है, तो उस सिनेरियो में ऑडिटर क्या करेगा, ही शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। नाउ व्हाट शैल हिज अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूड, सबसे पहले ही विल कंसिडर द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई अब तक हमने ऑडिटर रिपोर्ट इशू किया नहीं है, हम फिलहाल कौन से केस में, जहां पे द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट बीन इशूड, देन इस सिनेरियो में कंसीडरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट and communicating with TCWG how the auditor plans to address material misstatement in the auditor's report।
ठीक है, मतलब हम मैनेजमेंट को बता रहे देख भाई हम क्या करेंगे, ठीक है, हम शायद क्या करेंगे, हमारा ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। अगर आपको याद हो 700 सीरीज है, वहां पे बेसिक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, वहां पे अदर इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग से पैराग्राफ था, तो हम उसको कैसे एड्रेस करने वाले हैं हम TCWG के साथ बताएंगे। या तो फिर अगर हमको लगता है कि इफ इट इज पॉसिबल देन वी विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है, जहां पे भी इट इज पॉसिबल, ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, तो हम क्या कर लेंगे भाई, विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर समझो हमको अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट मिली, कब मिली, प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड अब तक अगर समझो TCWG को बताने के बाद भी वो चीज इंफॉर्मेशन अब तक करेक्ट नहीं हुई है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन में उसके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले ही विल कंसिडर द इंप्लीकेशन ऑन द रिपोर्ट, मतलब इन शॉर्ट क्या, ही विल ट्राई टू मॉडिफाई हिज रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, चले जाइए। अरे दूसरा ऑप्शन क्या है, चले जाइए, ही विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है। सो ये क्या था, अगर समझो ये अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट मिली प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। Moving ahead, if the auditor concludes, other way around, if the auditor concludes misstatement exists where, in the other information obtained where, after the auditor's report, क्या after the auditor's report। देखो अब तक हमने क्या बात की, अगर बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट होता है, कब होता है, बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट। बट अगर समझो ऑडिट रिपोर्ट जा चुका है, क्या अगर ऑडिट रिपोर्ट जा चुका है फिर मुझे कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा। अब मेरे को बताओ, क्या मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट, क्या ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करने की पॉसिबिलिटी है, क्या डू आई हैव एनी इंप्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, नो, कॉज आई हैव ऑलरेडी इश्यूड माय ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा हम क्या बोल रहे थे, चले जाइए, विड्रॉ कर दीजिए। अब मेरे पास वो भी रास्ता नहीं है क्योंकि मैं तो अपना ऑडिट रिपोर्ट दे चुका हूं, तो इस सिनेरियो में क्या कहूंगा, इफ द अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्टेड परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर्स इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मतलब हम सिर्फ बता देंगे कि ठीक है ऐसी अदर इंफॉर्मेशन थी जिसमें मिसस्टेटमेंट थी जिसको हम लोग ने कलेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पता ही कब चला, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती है ना, हमको भले मिला आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, तो हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे भाई, करेक्ट करो। मैनेजमेंट ने या तो करेक्ट किया या तो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया। अगर करेक्ट किया है तो कोई नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है वो लगा देंगे। बट इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड, even after communicating with those charged with governance, take appropriate actions। अब इस बार अप्रोप्रिएट एक्शंस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, बिकॉज दोनों चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अपना ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, considering the auditor's legal rights and obligation to have seek to uncorrected misstatements appropriately brought to the attention the users from whom the auditor's report is prepared, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे केस टू केस बेसिस में एक लीगल ओपिनियन लेंगे कि हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है इन केस ऑफ व्हाट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स व्हिच आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फॉर होम द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। मतलब हमें देखना है एक लीगल ओपिनियन लेके कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यूजर्स है उसका ध्यान इसके ऊपर आकर्षित हो, ठीक है, कि यूजर्स का ध्यान इसके ऊपर क्या हो भाई, आकर्षित हो, ठीक है। अब अगर समझो हम अदर इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट में लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन with the heading other information or appropriate heading when at the date of auditor's report, ठीक है। तो हम कौन से हेडर में डालेंगे, इंफॉर्मेशन और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग। अब ये हमने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में भी डाला था कि वहां पे वो लोग क्या लिखते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग, अदर मैटर पैराग्राफ और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग। माय फ्रेंड्स, हम तो एग्जाम में सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है, बट जब हम एक्चुअली रिपोर्ट बनाते हैं हम यही हेडर्स लिखते हैं, हम इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कब करेंगे हम, the date of auditor's report for an audit of a financial statements of a listed entity that the auditor has obtained or expects to obtain the other information, ठीक है। तो ये कब डालना है, अगर एक listed entity का है जहां पे उसने already obtain कर लिया है और he expects, in case of an unlisted corporate entity the auditor has obtained some or of the information, तभी हमें ये क्या डालना है, other information paragraph, ठीक है। Now coming to the important part my friends, when the auditor's report is required to include other information, this section shall include what, ठीक है। तो जब भी हमें other information section डालना है तो ये section में क्या आएगा, सबसे पहले
अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन, मतलब ये जिम्मेदारी तो किसकी है भाई, मैनेजमेंट की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन, बताओ एनुअल रिपोर्ट बनाता कौन है, ऑडिटर के मैनेजमेंट, डेफिनेटली मैनेजमेंट। तो हम पहले ही स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो किसकी थी भाई, मैनेजमेंट की थी, हमारी नहीं थी, ठीक है। हम साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है, एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इफ एनी obtained by the auditor prior to the date of the auditor's report, and for an audit of financial statement of listed entity other information if any expected to be obtained after the date of the auditor's report। मतलब हमने अगर समझो यहां पे बात की इसके पहले वाले आंसर में, ठीक है, हम यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी में क्या बोल रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी अगर कोई चीज आती है तो वो भी अदर इंफॉर्मेशन में अफेक्ट होगी। बट अगर एक अनलिस्टेड की बात करते हैं तो भाई सारी चीजें आ जाती है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर समझो अदर इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन कब तक हम कर लेंगे, अगर समझो एक अनलिस्टेड एंटिटी है तो बिफोर, ठीक है, प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट अगर एक लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी हमें ये अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट पता चली तो हम अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। A statement that the auditor's opinion does not cover the information and accordingly the auditor does not express or will not express an audit opinion or any form of assurance conclusions thereon। मतलब ऑडिट रिपोर्ट भाई ये अदर इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, हम इस अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं और कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस हम उसके ऊपर दे रहे नहीं है। हमारा ओपिनियन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, इसके ऊपर जरा भी नहीं है। मूविंग अहेड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग ने पहले अब तक क्या देखा, सबसे पहले सो फार वी हैव सीन 3 थिंग्स कि भाई यहाँ पे भाई पहली जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, अगर एक नॉन लिस्टेड कंपनी है तो भाई प्रायर टू द ऑडिट रिपोर्ट, बट अगर एक लिस्टेड एंटिटी है तो अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी आया तो वो भी यहाँ पे इंपैक्ट करेगा। थर्ड हम लोग ने क्या बोला, भाई हम अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, कोई सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस दे रहे नहीं है, ठीक है। डी पार्ट में हम क्या लिखेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन। क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू द रीडिंग, कंसीडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय दिस एसे, के हमारी इस ऐसे 720 में क्या रिस्पांसिबिलिटी है उसकी भी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देंगे। एंड लास्टली व्हेन अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अगर हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, ईदर स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट or if the auditor has concluded there is an uncorrected material misstatement of the information, a statement that describes the uncorrected material misstatement of the other information। मतलब अगर समझो बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट हमें मिल चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, तो दो में से एक चीज हो सकती है कि सारी चीजें सही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं क्या, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट मतलब सारी अदर इंफॉर्मेशन सही है, या तो फिर एक अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में भी मैं लिखूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें देनी है, ठीक है। सो बिफोर वी गो अहेड, just let me take you through the whole standard once again my friends, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स किए, फिर हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, एंड फिर हम लोग ने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर। द मेन हार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज द ऑडिट प्रोसीजर। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि ये जो स्टैंडर्ड है एग्जाम में अब तक आया नहीं है, एंड आई पर्सनली फील कि एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑडिटर से क्या मांगूंगा कि बता क्या कोई डॉक्यूमेंट्स थे, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो भी कोई जिसके जो ऑडिट रिपोर्ट में है, एनुअल रिपोर्ट में है, तो वो बता हमको। फिर साथ में उसको क्या बोलूंगा, अगर पॉसिबल है तो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दे तो मैं उसके ऊपर अपने प्रोसीजर्स लगाना शुरू करूं। अगर पॉसिबल नहीं है थोड़े या सारे डॉक्यूमेंट्स देने का, तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि जो भी फाइनल वर्जन होगा डॉक्यूमेंट का वो तू मुझे देगा दूसरे लोगों को देने से पहले कि मैं उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा सकूं। अरे ऑडिट प्रोसीजर क्या लगानी है, देखना है कि देयर इज नो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन व्हाट the other information and the financial statement and the auditor's knowledge obtained in the audit। Moving ahead, if the auditor identifies that a material inconsistency appears to exist, तो भाई वो आपको क्या करेगा, he will discuss with the management and also perform audit procedures to conclude what a material misstatement of the other information exists, a material misstatement of the information exists, or
ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट का जो भी उसका नॉलेज है उसको अपडेट करना पड़ेगा। मतलब तीन में से एक चीज के अदर इंफॉर्मेशन में गलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, या तो हमें अपना अंडरस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर समझो ऑडिटर कहता है कि भाई अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो रिक्वेस्ट करता है करेक्ट करने को, क्या रिक्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट को करेक्ट करने को। दो चीजें हो सकती है, मैनेजमेंट अग्री करेगा या रिफ्यूज करेगा। अग्री करेगा तो सिर्फ मुझे ये देखना है करेक्शन हुआ है कि नहीं। रिफ्यूज करता है तो मैं किसके साथ डिस्कस करूंगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के करेक्शन बना करने चाहिए। पर ये क्या था, बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इफ the auditor concludes that a material misstatement exists in other information obtained prior to the date of the auditor's report, तो वो क्या करेगा, अगर समझो डिस्कस किया है मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, और अब तक वो क्या नहीं हुआ है भाई, करेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो इंप्लीकेशंस देखेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ ही विल कंसिडर अगर वो विड्रॉ कर सकता है, इफ इट इज पॉसिबल अंडर लॉ एंड रेगुलेशन, तो वो विड्रॉ करेगा। नाउ इन केस ये सारी चीजों से पता चली आफ्टर द ऑडिटेड रिपोर्ट, तो उसके पास पॉसिबल नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन देख सके या विड्रॉ कर सके। तो इस सिनेरियो में क्या करेगा, अगर करेक्ट हो गई है तो जो नेसेसरी प्रोसीजर्स है, सर्कमस्टेंसेस है, वो करेगा। बट अगर करेक्टेड नहीं है तो ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन सच एज, वो क्या लेगा, वो देखेगा कि उसके लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, सो ये था हमारे मेन पार्ट। उसके बाद हमने देखे थे कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या डालना है और क्या क्या चीजें आएगी। सो विद दिस वी आर डन विद माय फ्रेंड्स SA 720 व्हिच आई फील सो भाई हैज नॉट बीन आस्क्ड सो फार, तो आने की संभावनाएं है। सो यहाँ पे माय फ्रेंड्स हमारा समाप्त हो चुका है SA 720। क्या समाप्त हो चुका है SA 720, और सिर्फ भाई हमारा 720 समाप्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा का पूरा SA 700 सीरीज समाप्त हो चुका है।